क्या होता है टोनकिन, क्या होता है अनम, कोचिन चाइना, हिंटरलैंड, मेकोंग रिवर, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम, ये सब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इंडो चाइना के ऊपर। तो आप पहले हम क्लास का अगर रिविज़न करें तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि टोनकिन का मतलब क्या होता है, अनम का मतलब क्या होता है, कोचिन चाइना का मतलब क्या होता है। आप कोई जहाँ पर भी लिखते हैं अपने नोटबुक पे, कमेंट बॉक्स पे, जहाँ मर्जी आप ये मुझे लिख के बताइए क्या होता है। टोनकिन का मतलब होता है नॉर्थ वियतनाम, अनम का मतलब होता है सेंट्रल वियतनाम, कोचिन चाइना इज साउथ वियतनाम। वियतनाम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो चाइना। इंडो चाइना एक ऐसी जगह है विच कंसिस्ट ऑफ 3 नेशंस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम के फर्दर 3 डिविजन्स हैं, वो हमने अभी पढ़े हैं। इंडो चाइना को इंडो चाइना इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। क्यों? सबसे पहले क्योंकि चाइना रूल करता था वियतनाम पे, प्लस बाद में इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत रहा है, इसीलिए इस एरिया को इंडो चाइना बोलते हैं। इंडो चाइना रीजन वाज पूरा का पूरा देन कॉन्क्वर्ड बाय फ्रेंच। जो फ्रांस थी उसने भी पूरा का पूरा इंडो चाइना कॉन्कर किया था। इंडो चाइना का मतलब 3 देश कॉन्कर किए थे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे शैडो ऑफ चाइना यानी कि चाइना के इन्फ्लुएंस से वियतनाम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर आया। तो लेट्स स्टार्ट। इंडो चाइना कंप्राइजेज द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। हमने अभी भी पढ़ा है कि इंडो चाइना जो एक जगह है, ये शब्द है, ये एक्चुअली में 3 देशों की बात करता है, VLC, ठीक है। इट्स अर्ली हिस्ट्री शोज मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया। ये इसकी जो अर्ली हिस्ट्री है इंडो चाइना की, इसमें हमें पता लगता है कि शुरुआत से बहुत अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, रंग रूप कपड़े पहनने वाले लोग हमको दिखे हैं। बहुत डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आए हैं, जो कि लिव्ड अंडर द शैडो ऑफ द पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना। वो जो अलग अलग तरह के लोग थे, जिनका अलग अलग व्यवसाय था, अलग अलग लाइफस्टाइल था, वो लोग फिर भी एकजुट होकर रहते थे चाइना के अंडर। यानी कि चाइना जो था वो वियतनाम पे रूल करता था। वियतनाम में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, यानी इंडो चाइना पे रूल करता था। इंडो चाइना में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ थी, VLC, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स थे, लेकिन फिर भी एकजुट होकर रहते थे डिस्पाइट बीइंग रूल्ड बाय चाइना, ठीक है। इवन व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड, इवन व्हेन, जब वियतनाम बना, लाओस बना, कंबोडिया बना, नॉर्थ सेंट्रल वियतनाम जो बना, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे चाइना से। कैसे? तभी भी वो चाइनीज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते थे और चाइनीज़ कल्चर का प्रयोग किया जाता था, यानी कि चाइनीज़ कल्चर को वो यूज़ करते थे। Vietnam was also linked to what has been called the maritime silk route. वियतनाम को, अच्छा, सबसे पहले मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम होता है समंदर। जहाँ पर भी मैरीटाइम आज के बाद कभी लिखा हो, आपके दिमाग में क्या वर्ड आना चाहिए? सी, समंदर, ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। नाउ वियतनाम जो था वो मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते थे उसको। अब लोकेशन देखिए, वियतनाम कितनी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट। देखिए, चाइना से, फिर लाओस से, फिर इंडिया से, थाईलैंड से, साउथ ईस्ट एशिया से, हर जगह, फ्रांस, आगे यूरोप में भी जाके कनेक्ट होता है। तो ये एक ऐसा देश था जो बहुत सारे और देशों से कनेक्ट करता था वाया सी रूट। जैसे आपका इंडिया था, ये सिमिलैरिटी हमको दिख गई। इस रूट से क्या क्या आया जाता था? गुड्स आते थे, यानी कि प्रोडक्ट्स आते थे, लोग आ जाते थे और लोगों के आइडियाज़ आ जाते थे। अदर नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड कनेक्टेड इट टू द हिंटरलैंड वेयर नॉन वियतनामीज पीपल सच एज खमेर कंबोडियंस लिव्ड। क्या लिखा है मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला है एक ज़रिया था हमारा समंदर, समंदर के ज़रिए लोग आते थे, उनके आइडियाज़ आते थे और गुड्स आते थे। एक अलग रास्ता भी था जो कि हिंटरलैंड्स को कनेक्ट करता था। हिंटरलैंड क्या होता है? देखिए,
हिंटरलैंड एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह, आइसोलेटेड मतलब दूर कहीं छुपी हुई, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह होती है जो देश से, जो कंट्री से, जो सिटी से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से बहुत दूर होती है, छुप के कहीं गाँव में बोलते हैं ना। तो एक हिंटरलैंड वो जगह होती है, रूरल इंटीरियर होता है, गांव होता है, जो एक कंट्री का हिस्सा होता है और वो समंदर और बिग शहरों से बहुत दूर होता है। एक शांत जगह जो होती है उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। तो क्या लिखा है, अदर नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड, और भी नेटवर्क्स ऑफ जो ट्रेड थे वो कनेक्ट करते थे लोगों को, उनके आइडियाज़ को और पीपल को हिंटरलैंड तक, यानी कि शांत जगहों तक, जहाँ पर नॉन वियतनामीज़ पीपल रहते थे, यानी कि जो वियतनामीज़ नहीं थे, सच एज खमेर कंबोडियंस लिव्ड। अब कंबोडिया एक कंट्री का नाम है, खमेर वहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। तो उन्होंने क्या बोला है कि ट्रेड जो था वो कनेक्ट करता था हिंटरलैंड में, यानी कि आइसोलेटेड प्लेसेस में, जहाँ पर खमेर लोग रहते थे जो कंबोडिया के लोग थे, एंड ऑब्वियसली दे वर नॉन वियतनामी। समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब ये होते हैं आपके खमेर लोग, ये कंबोडिया की हैं। और अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई आप लगा लीजिए नेपाल का है, तो वो इंडियन थोड़ी ना हुआ, इट इज़ नॉन इंडियन, राइट। तो वही उन्होंने बोला है कि वो कंबोडिया के थे, इसीलिए देवर नॉन वियतनामीज। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखो, ये एक पोर्ट है, पोर्ट फाइफो। दिस पोर्ट वॉज फाउंडेड बाय पोर्टुगीज़ मर्चेंट्स। पोर्टुगीज़ मर्चेंट में से एक मर्चेंट ने इसको ढूंढा था। ये एक ऐसी पोर्ट थी जो यूरोपियंस यूज़ करते थे ताकि वो ट्रेड कर सके। ठीक है, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक समंदर का वो कोना होता है जहाँ पर जो शिप्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो आती हैं, जो भी वो कैरी करती हैं सामान वो यहाँ पर रख जाती हैं और खाली होकर दोबारा सफ़र पर जाती हैं ताकि वो फिर से सामान भर के यहाँ लेकर आएँ। वो होता है पोर्ट। अब हम पढ़ते हैं कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। कॉलोनियल का मतलब यहाँ पे हुआ फ्रेंच, कॉलोनी बनाई उन्होंने। कॉलोनियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया में जब ब्रिटिश रूल करते थे तो हम बोलते थे ना, दिस इज़ द कॉलोनियल पावर, यानी कि फॉरेन पावर। ठीक है जी, डोमिनेट करते थे ये। ऑब्वियसली जो फ्रेंच पीपल थे वो वियतनामीज़ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे और वियतनामीज़ पीपल उनको रेजिस्ट करते थे, यानी कि उनसे पीछा छुड़ाने को करते थे। ये हम पढ़ेंगे। द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच, यानी कि जब फ्रांस ने वियतनाम को अपना एक टेरिटरी बना लिया, उस टेरिटरी को कॉन्कोर कर लिया, एक कॉलोनी बना ली, वियतनाम को अपने अंडर कर लिया, इट ब्रॉट द पीपल ऑफ द कंट्री इनटू कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से जो लोग थे देश के वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, किससे? ऑब्वियसली फ्रेंच से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? अब आप एग्जांपल लो, इंडिया जो था उसको ब्रिटेन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया तो इंडिया का दुश्मन बन गया ब्रिटेन। इंडिया के दिल में इनके लिए बिटरनेस आ गया। वही वो कह रहा कि जब फ्रांस ने वियतनामीज़ पर रूल करना शुरू किया तो वियतनामीज़ लड़ाई के बिहेवियर से कॉलोनाइजर्स को, यानी कि फ्रेंच को, देखने लग पड़े। द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ फ्रेंच कंट्रोल वॉज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन। क्या बोल रहे हैं? जो फ्रेंच पीपल थे ना, वो कंट्रोल कैसे करते थे वियतनाम को? मिलिट्री वाइज। वो मिलिट्री बोलते थे हम डिसाइड करेंगे कौन कितना सोल्जर कहाँ होगा। ठीक है, इकोनॉमी वो डिसाइड करते थे, कितना प्राइस रहेगा, कितनी करेंसी वैल्यू रहेगी, कौन सामान कितने रुपए का होगा। और उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया। बट फ्रेंच ऑल्सो बिल्ट अ सिस्टम दैट ट्राई टू रीशेप द कल्चर ऑफ वियतनामीज़। उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो वियतनामीज़ कल्चर को रीशेप करें, यानी कि एक न्यू ढांचा दें उनको। नेशनलिज्म इन वियतनाम। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना वियतनाम में इमर्ज हुई थ्रू द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड ऑल दे रिप्रेजेंटेड। जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, देशभक्ति की, वियतनाम के लोगों में, वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के दिल में आई, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आपका
एरिस्टोक्रेट हो, ठीक है, ऑफिसर हो, सबके दिल और दिमाग में आई कि हम अब फ्रेंच से लड़ेंगे और अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, हम फर्दर ये डिस्कस करेंगे। ये देखिए, वियतनाम जो थी जगह आपकी, वियतनाम, उसमें 3 डिविजन्स थी, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। नॉर्थ को तोनकिन बोलते थे, सेंटर को अनम बोलते थे, और साउथ को कोचिन चाइना बोलते थे। जो तो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं वो इन पर ध्यान दें, जो 10th क्लास में हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक इंसाइट चाहिए, एक नॉलेज पर्सपेक्टिव चाहिए, तो यू कैन हैव अ व्यू। वियतनामीज को किन पीपल बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे इनको, किन पीपल, जो कहाँ रहते थे आपके नॉर्थ वियतनाम में, और नॉर्थ वियतनाम को क्या बोलते हैं, तोनकिन। ये आप याद रखेंगे कि ऐसे याद रखेंगे, ये हम वियतनाम बना लेंगे, नॉर्थ में रहते थे आपके किन पीपल, किन, इन ये मेजॉरिटी में थे तभी भी, आज भी सबसे ज़्यादा ये हैं। ये रेड रिवर डेल्टा के पास रहते थे और चाइनीज़ कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। कन्फ्यूशियन आइडियाज़, कन्फ्यूशियन एक बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र थे चाइना के, जैसे हमारे फ़िलोसोफ़र, हमारे राइटर हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब, तो वैसे ही चाइना का था कन्फ्यूशियन। और किन पीपल जो थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे चाइनीज़ स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के। ये हैं आपके किन पीपल, कहाँ रहते थे ये, नॉर्थ वियतनाम में। नॉर्थ वियतनाम को तोनकिन बोलते हैं। ये मेजॉरिटी में थे और चाइना से इन्फ्लुएंस्ड रहते थे, डन। फिर आ जाता, और ये रूलर्स बने, ऑब्वियसली मेजॉरिटी में है तो रूलर्स बनेंगे, लॉजिक। नेक्स्ट, सेंटर में रहते थे चाम पीपल, सी, ठीक है जी, ये रहते थे सेंटर में। ऐसे मैप बनाएंगे, अगर नॉर्थ में रहते थे आपके किन, सेंटर में रहते थे चाम, ये हैं आपके चाम लोग, दिस इज योर चाम कम्युनिटी। जो चाम कम्युनिटी थी वो चांपा किंगडम से बिलोंग करती थी, एक किंगडम था चांपा, वहाँ से बिलोंग करते थे, और ये इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है जी। ये हिंदुइज़्म को फॉलो करते थे और फिर उन्होंने इस्लाम फॉलो किया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए, जैसे कि माय सन, मतलब मेरा बेटा, माय सन। अभी क्या बताएंगे इनके बारे में हम, ये चांपा कम्युनिटी है, यानी कि चाम कम्युनिटी, उससे शब्द से आया, चांपा से चाम आया है। इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड थे, हिंदू थे, फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुए, मंदिर भी बनाए हैं हिंदू टेम्पल, जैसे कि मायसोन। ये सेंटर में रहते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं द ट्राइबल। वियतनाम में ट्राइब्स भी रहती थी, हर जगह रहती हैं। ये हाईलैंड एरियाज़ में रहते थे, यानी कि माउंटेन्स में रहते थे, और माउंटेन्स में जो ट्राइब रहती थी उसको ये बुलाते थे मोंटैगनाड्स। मोंटा मतलब माउंटेन, नाद मतलब उधर रहने वाले। ये माउंटेन्स और फॉरेस्ट में रहते थे। इनके ग्रुप्स के टाइप क्या थे, हमोंग, ताई, थाई। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन। इनका अपना अपना कस्टम होता था, ट्रेडिशन होता था, ऑब्वियसली बिकॉज वो एक ट्राइब है, उनके अपने कस्टम्स होंगे, रिलीजन होंगे, और चाइना से इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं थे। ये कहाँ रहते थे, हिंटरलैंड में। मैंने आपको बताया था हिंटरलैंड क्या होती है, वो जगह जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, बिग सिटीज़, शहरों से बहुत दूर हो। तो ये क्या है आपके मोंटैगनाड्स। मोंटैगनाड से मोंट यानी माउंटेन में रहने वाले, चाइना से इन्फ्लुएंस्ड बिल्कुल भी नहीं हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, और इनका अपना कॉस्ट्यूम भी होता है जो इन्होंने पहना है। फिर आ जाते हैं आपके खमेर पीपल, ये इम्पोर्टेंट है। खमेर पीपल रहते थे आपके साउथ वियतनाम में। हर देश में, जैसे VLC जो पूरा इंडो चाइना बनता है, इसमें खमेर लोग रहते थे, थाईलैंड भी है। ये इनका कॉमन सा कॉस्ट्यूम था। कहाँ रहते थे ये, साउथ रीजन में रहते थे, यानी कि अगर हम फिर मैप बनाएं तो नॉर्थ में रहते थे किन, सेंटर में रहते थे चंपा, माउंटेन्स में रहते थे मोंटैगनाड्स, और फिर साउथ में रहते थे आपके खमेर।
ये कंबोडिया से जुड़े हुए लोग थे। मैप देखेंगे अगर हम, कंबोडिया साउथ में है राइट, तो ये यहीं रहते थे। तो ये दोनों, ये साउथ ऑफ वियतनाम हुआ ना, यहाँ पे खमेर लोग रहते थे जो कि कंबोडिया से रिलेटेड थे। इनकी अपनी भाषा थी, अपना कल्चर था, और इन इंडिया से भी ये इन्फ्लुएंस थे। तो ये खमेर लोग हैं, साउथ में रहते थे और कंबोडिया के अच्छे दोस्त थे। अब हुआ क्या कि चाइना ने रूल किया है वियतनाम पे। क्या चाइना ने रूल किया वियतनाम पे 1000 साल से भी ज़्यादा, 111 BC से लेके 939 CE तक। उन्होंने, चाइना ने नॉर्थ वियतनाम को अपना प्रोविंस बनाया। प्रोविंस का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टेट बनाया, अपनी कॉलोनी बनाई। चाइना ने इनको गवर्न किया, हैवी टैक्स चार्ज किए और वियतनामीज़ लोगों को फोर्स किया कि वो चाइनीज़ लॉ और कस्टम्स को फॉलो करें। अंततः मतलब कि चाइना ने कोशिश की कि वो सेनेसाइज करें वियतनाम को। ये सेनेसाइज है, न्यू वर्ड है, आप अपने स्टिकी नोट्स पे लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। गुड वर्ड्स लर्न किया कीजिए, आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे। सेनेसाइज का मतलब होता है किसी को अपना कल्चर फॉलो करना के लिए बोलना, ठीक है, उसको फोर्स करना, उसको बार बार बोलना कि मेरा कल्चर फॉलो करो, मेरा कल्चर फॉलो करो, ऐसे। तो सेनेसाइज लिटिल नेगेटिव वर्ड होता है। दे इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि चाइना ने बोला कि हमारी भाषा, राइटिंग, कन्फ्यूशनिज्म, बताया था ना, कन्फ्यूशन जो इनका फिलोसोफर थे, उनके आइडियाज़ अपनाओ, हमारे एजुकेशन समझो, हमारे एग्ज़ाम्स करो, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन वियतनामीज़ लोगों ने चाइनीज़ रूलर को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिबेलियन किया। किसने? द ट्रूंग सिस्टर्स ने रिबेलियन किया। लोग उनका सपोर्ट करके फाइनली वियतनाम इंडिपेंडेंट बन गया अंडर नगो क्विन। ये हमारा मैप हो गया। नॉर्थ में कौन रहते थे? किन। फिर आपके सेंट्रल में रहते थे चंपा, माउंटेन्स, अनम, ये वाले माउंटेन्स में आपके रहते थे मोंटेग्नार्ड्स, एंड योर साउथ में खमेर, राइट। अब हुआ क्या था कि 1958 में फ्रेंच सोल्जर्स भी आ गए वियतनाम में। उन्होंने अटैक किया। वियतनाम जो ऑलरेडी चाइना का पार्ट था, ठीक है, कि अब वियतनाम के लिए लड़ाई हो रही है। दो कंट्रीज़ लड़ रही हैं वियतनाम के लिए, एक है आपकी फ्रांस, एक है चाइना। दोनों किसके लिए लड़ रही हैं? वियतनाम के लिए लड़ रही हैं। दोनों को आपका तोनकिन भी चाहिए, अनम भी चाहिए, यानी कि नॉर्थ वियतनाम भी चाहिए, सेंट्रल वियतनाम भी चाहिए। उसकी लड़ाई हो रही है, ठीक है जी। तो हुआ क्या इसमें कि फाइनली ये जो वॉर हुई थी, फ्रांको चाइना, मतलब जब दो देश लड़ते हैं ना तो उसका, उन देशों का नाम यूज़ करते हैं, जैसे फ्रांको चाइना। अब इंडिया चाइना में कभी वॉर हुआ तो उसको बोलते हैं इंडो चाइना वॉर, है ना, ऐसे। तो फ्रांको चाइना वॉर जो हुआ था 1884 में हुआ था, ताकि दोनों देश नॉर्थ वियतनाम और सेंट्रल वियतनाम ऑक्यूपाई कर लें। लेकिन एंड में कौन जीता था आपका? ऑफ कोर्स फ्रांस जीता था। और फ्रांस ने ही इंडो चाइना टेरिटरी बनाई, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे वियतनाम भी, लाओस और कंबोडिया तीनों को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है जी। तो वियतनाम पहले चाइना का था, फ्रांस ने अटैक किया 58 में, फिर फ्रांस ने फ्रांको चाइना वॉर 1884 में चाइना को हरा दिया और पूरा का पूरा जो है नॉर्थ वियतनाम उसको कंट्रोल कर लिया। चाइना डिड नॉट वांट टू लूज़, बट उसने हार मान ली, जिसकी वजह से टेंशन्स ग्रू हुआ, फ्रांस और चाइना यानी कि दूसरे के दुश्मन बन गए। फाइनली क्या हुआ कि तोनकिन, नॉर्थ वियतनाम, सदर्न चाइना, ताइवान, ये सब किसका हो गया? फ्रांस का। लड़े क्यों थे? क्योंकि दोनों को वियतनाम चाहिए था, दोनों को इसको अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बना था। ट्रिब्यूटरी स्टेट वो स्टेट होती है जो एक छोटी कंट्री होती है जो बड़ी कंट्री की बात मानती है, ठीक है, यानी कि वियतनाम ये है और बड़ी कंट्री फ्रांस है, ऐसे। बोथ कंट्रीज़ जो थी वांटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर वियतनाम। बताया मैंने आपको, ट्रिब्यूटरी स्टेट होती है वो छोटी कंट्री जो बड़ी कंट्री का पावर एक्सेप्ट करती है। ये मैंने आपको बता दिया है कि फ़ाइट शुरू हुई थी 1884 में। फ्रांस ने अटैक किया था चाइना को, फ्रांस जो है वो जीत गया था, चाइना हार गया था। वॉर एंड हुआ था ट्रेटी ऑफ चाइन सिन, यानी इसको हम टियन सिन से भी लर्न कर सकते हैं, हमको स्पेलिंग से मतलब है।
इस ट्रीटी में चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई फ्रांस तुम जीत गए हो, हम गिव अप कर देंगे और अब तुम्हारा फुल कंट्रोल हो जाएगा तोनकिन अनम यानी नॉर्थ वियतनाम और सेंट्रल वियतनाम पे। फिर फाइनली फ्रांस ने खुश होकर पूरा का पूरा इंडो चाइना इस्टेब्लिश किया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया फ्रांस की टेरिटरी बन गए और वियतनाम ऑब्वियसली। फिर अभी ये जो बात मैंने बोली ये फर्स्ट शॉर्ट में है कि फ्रांस के ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स लैंड हुए वियतनाम में 1858 में। उन्होंने नॉर्थ रीजन यानी कि तोनकिन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर हुआ फ्रांको चाइनीज़ वॉर 1884 में, जिसमें फ्रांस ने बोला कि अब मुझको तोनकिन और अनम चाहिए यानी कि नॉर्थ वियतनाम चाहिए, सेंट्रल वियतनाम चाहिए। फिर फ्रांस जो थी उसने इंडो चाइना पे यानी कि चाइना को हराकर इंडो चाइना इस्टेब्लिश किया, जिसमें उसने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तीनों को अपने अंडर रखा। इसकी वजह से इन द फॉलोइंग डेकेड्स होता है 10 साल का एक पीरियड, यानी कि दसियों साल उसने फ्रांस ने रूल किया, कंसोलिडेट किया अपना पोजीशन वियतनाम पे और वियतनाम पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस अपना डाला। बिगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर ऑफ द लॉस दैट वियतनाम वाज सफरिंग और नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड आउट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि फ्रांस कभी जा ही नहीं रहा था भैया, बस अब रूल कर लिया, लेकिन फ्रांस जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो लोगों के दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, और फिर हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इनका आगे पढ़ेंगे। ये भी पढ़ लेते हैं, बस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ग्वेन दिन च्यू जो थे वो एक ब्लाइंड पोएट थे। उन्होंने लिखा वियतनाम के बारे में, ये थे वो, उन्होंने लिखा कि आई वुड रादर फेस एक्सटर्नल डार्कनेस दैन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स। कहते कि ऐसा हो कि मैं हमेशा के लिए अंधा हो जाऊं लेकिन मुझे धोखे देने वाले लोगों को नहीं देखना। आई वुड रादर सी नो मैन दैन इनकाउंटर वन मैन सफरिंग। मुझे ये मंजूर है कि मैं किसी को ना देखूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं किसी का दर्द देखूं। वो अपने वियतनाम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड रादर सी नथिंग दैन विटनेस द डिसमेंबरिंग ऑफ द कंट्री इन डिक्लाइन। वो कहते हैं मुझे मंजूर है कुछ नहीं देखना, लेकिन मैं अपने देश वियतनाम को टुकड़ों में बंटता हुआ नहीं देख सकता। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि फ्रांस ने आकर फटाफट वियतनाम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि नॉर्थ वियतनाम, सेंट्रल वियतनाम, साउथ वियतनाम, तोनकिन, अनम, कोचिन, चाइना। तो जो ये थे हमारे च्यू पोएट, ये बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक थे, यानी कि अपने देश प्रेमी थे, देश से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस को क्यों वियतनाम एक कॉलोनी बन के चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, मुझे बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, व्हाट एल्स कंटेंट डू यू रिक्वायर, एनीथिंग, एनी फीडबैक, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।